हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्किल स्टडी सेंटर। सर्किल स्टडी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज सेकंड का जो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसे मैं करूँगा, ठीक है। जिसमें से मैंने 30 क्वेश्चन कर दिया था और हम लोग आज 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसका जो पहले सीरीज में मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये जो था राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, ये इसका जो प्रारूप है ये सही है कि कस्तूरी रंगन के द्वारा है, ठीक है। और जो सबसे पहले बार शिक्षा समिति आई थी सबसे शुरुआत में जब आई थी आज़ादी के बाद, तो वो 1968 में आई थी। इसके 20 साल बाद फिर 1986 में आई, 20 साल अप्रोक्स 1986 में आई शिक्षा नीति। अब उसके बाद 34 वर्षों बाद फिर 2034 वर्षों के बाद फिर एक नई शिक्षा नीति आई है, जो कि इसकी अध्यक्षता कस्तूरी रंगन के द्वारा किया जा रहा है। तो ये 2020 की नई शिक्षा नीति है। तो इसमें क्या है कि इसका जो शिक्षा नीति है उसका जो पाठ्यक्रम का सिस्टम है वो 5+3+3+4 है, ठीक है। तो ये हमारा 5+3+3+4 ये हमारा शिक्षा समिति का नया शिक्षा समिति के अनुरूप पाठ्यक्रम का सिस्टम ये है। इसमें जो है वो 9th 10th 11th एंड 12th है। फिर इसमें जो आता है वो आता है 8 7 और 6, ठीक है। पीछे से काउंट कीजिएगा। फिर इसमें आता है 5 4 और 3। उसके बाद इसमें जो है 2 वर्ष, तो ये 2 और 1 ये आते हैं, और बाकी के जो बाकी जो इसके 3 वर्ष जो बचते हैं वो स्टार्टिंग के जो शुरुआत के होते हैं वो आंगनवाड़ी यानी खेलने के लिए वो होता है। आंगनवाड़ी केंद्र जो बनाया गया है वहाँ से इसका रिलेटिव है। तो ये 5+3+3+4 का राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो है ये इसका पाठ्यक्रम का सिस्टम ये है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से, तो आज मैं इसे सही कर दिया हूँ, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं फिर 31 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 31 नंबर जो क्वेश्चन था उसके अनुरूप चलते हैं। उसके द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 31 है उसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्न तत्वों में से भूप्रपट्टी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में कौन से पाए जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि अधिकतम मात्रा में जो भूप्रपट्टी है उसमें अधिकतम मात्रा में और न्यूनतम मात्रा में कौन कौन सा चीज़ पाया जाता है, कौन कौन सी तत्व पाए जाते हैं। तो उसमें जो है सबसे अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं हमारा ऑक्सीजन O2 और मैग्नीशियम Mg। ये जो है इन दोनों की मात्रा जो पट्टी में वो अधिक है। और इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है, भूपट्टी में जो ऑक्सीजन का मात्रा है वो लगभग 46.8% से ज़्यादा है, ठीक है। और जो उसके बाद सिलिका का मात्रा है, सिलिका का मात्रा कितना है हमारा, सिलिका का मात्रा है 27.72%, ठीक है। और एल्युमिनियम का जो मात्रा है वो 8.13% है, ठीक है। और इसका जो मैग्नीशियम का सबसे कम मात्रा है वो 1 के अप्रॉक्स है, 1% से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। आंसर नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कहा जा रहा है कि एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर है। और एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम थी, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लग जाता है। सड़क की दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। तो कहा जा रहा है कि जब उसका रोज़ का चलाने का जो औसत गति था, जो स्पीड था वो था कितना था, तो वो था हमारा 50 किलोमीटर पर आवर। वो पर डे 1 घंटे में कितना चलता था, 50 किलोमीटर आवर चलता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो औसत सामान्य जो गति था उससे 1/10% कम चला, यानी कि उसका स्पीड जो है 1/10 जो है वो कम गया। यानी कि 50 × में 1 ×
1/10 यानी कि 5। उसका जो उस दिन का गति जो होगा वो 5 किलोमीटर पर आवर घटा होगा, यानी कि ये 50 है तो ये 45 किलोमीटर पर आवर हो गया होगा। ठीक है, ये 45 किलोमीटर पर आवर हो गया होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि उसके बाद उसका जो समय लगा था उस दिन, वो स्वाभाविक सी बात है, जब स्पीड हमारा घटेगा तो समय ज़्यादा लगेगा। स्पीड जो हमारा घटेगा तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो समय ज़्यादा लगेगा तो ये हमारा 50 किलोमीटर की दूरी तय करते थे एवरेज में, और 1/10 किलोमीटर से 1/10 की गति से कम स्पीड में चले। तो ये 1/10 का निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसमें से 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 45 हो जाएगा। लेकिन अगर x पे ये 45 चल रहा है और ये x पे कितना है, 50 है, तो कितने में लेट पहुंच रहा है, वो 18 मिनट लेट पहुंच रहा है। इसको आवर में कन्वर्ट कर दो, 18/60। अब इसका एलसीएम ले लो। उसके बाद एलसीएम लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 45 × 5, 50 25, 5 का 20, 7 4 24, 5 का 20 2 22। ठीक है, सॉरी। तो अगर हम लोग देखते हैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 से कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 450 हो जाएगा। ये बड़ा हो रहा था, बड़ा डिजिट है, बड़ा कैलकुलेशन हमको नहीं करना है। तो इससे देखिएगा कि x/45 माइनस में x/50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18/60। और दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 450। इसका इससे करेंगे तो ये 10 माइनस ये 9 से हो जाएगा 9x कॉमन ले लो, 18/60। 18 क्या हो गया, 60 हो गया। इसमें कितना बचा, x/450 इक्वल टू क्या बचा, 18/60। ठीक है, अगला देखिएगा कि हमारा क्या बचा था, x/450 बराबर था 18/60। 18/60। फिर अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 450 गुने 18/60। ये हमारा कट गया, 0 से 0 कट गया, ये हमारा 3 बचा। तो इसका जो दूरी होगा वो 5 × 15, 4 × 12, 1 13, 135 हो गया। 135 किलोमीटर के हिसाब से होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कि दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है। दादर नागर हवेली जो है वो किन राज्यों के बीच में स्थित है। तो भारत के गुजरात और महाराष्ट्र जो राज्य है इनके बीच में दादर नागर हवेली है। और दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप जो है एक साथ मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए किसी से या आप ही लोग से पूछा जाए कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो बोलिएगा कितने हैं, ये है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और दादर नगर हवेली को एक साथ मिला दिया गया है। तो ये कौन सा है हमारा, किसके किसके बीच में है, तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है। और दादर नगर हवेली का जो इसे स्थापित किया गया था, ये किया गया था 11 अगस्त 1961 ईस्वी को किया गया था। 1961 ईस्वी को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि पटना का स्थानीय सभ्य क्या है। पटना का स्थानीय समय क्या है। पटना का जो स्थानीय समय क्या है, तो भारत में जो स्थानीय समय का जो मानक है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है जो यूपी के, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक जगह से ही भारत के समय का जो मानक रेखा है वो गुजरता है। वो है हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर ये गुजरता है, पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर से होकर गुजरता है। तो इसमें हमारा पूछा जा रहा है कि स्थानीय मानक समय क्या है। तो स्थानीय मानक समय हमारा जो है वो है भारतीय समय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से पीछे है। तो ये है ना, ये समय से आगे है। तो कितना मिनट आगे है, तो ये आगे है हमारा 5.5 घंटा आगे है। जो मानक समय है उससे हमारा जो आगे है
वो है हमारा 5.5 घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड दिया गया है या अवार्ड से नवाजा गया है। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, इससे कौन से खिलाड़ी को नवाजा गया है? तो ये हमारा विराट कोहली को नवाजा गया है। रोहित शर्मा को क्या मिला है? राजीव खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। बेन स्टोक्स जो है इंग्लैंड के ऑलराउंडर है। और दीपक चहर जो है भारत के गेंदबाज हैं। अगला जो है तो हमारा इसका आंसर हो गया बी नंबर। ठीक है, इसका आंसर जो होगा बी हो गया। अगला हम लोग देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन जो हमारा वो है कि सुमिलित करना है। तो कहा जा रहा है कि जो शहर है वो किस किस के किनारे? इडुक्की है, माता टीला है और नागा अर्जुना है। पोचामपाद है। पोचामपाद जो है वो किस ये जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है ये परियोजना? तो आप लोग सुनिएगा कि इडुक्की जो है वो पेरियार नदी पर है। इडुक्की जो परियोजना है ये कहाँ है? पेरियार पर है, यानी कि पेरियार जो है केरल में है। ठीक है, तो ए का हमारा 4 नंबर है, ये होगा या ए होगा? अब इसमें ए का 4 नंबर है। उसके बाद माता टीला जो है ये हमारा बेतवा में है। माता टीला कहाँ है? ये बेतवा में है। तो हमारा 2 बी का 1, तो ये हो गया बी। उसके बाद है नागा अर्जुना कहाँ है? तो कृष्णा पे है। नागा अर्जुना कृष्णा हो गया। और पोचामपाद जो है ये हमारा गोदावरी में है, यानी कि सी का 3 है और डी का 2 है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा वो सी नंबर ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। और नागा अर्जुना जो प्रोजेक्ट है वो कृष्णा नदी पर है। तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा, कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला 37 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथन का पहचान कीजिए। तो इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है, इसका संबंध चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रयास से है। तो कहा जा रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है उसके बारे में कहा गया है। तो हमें सबसे पहले ये स्थानांतरणशील जो कृषि होती है उसमें खेतों की जुताई नहीं की जाती है, और वन को ना साफ़ सुथरा करके उसे जला दिया जाता है। और ये ज़्यादातर पूर्वोत्तर भारत में होता है, और इसे ही हम लोग झूम की खेती भी कहते हैं, जो कि पर्यावरण दृष्टि से ये हानिकारक होता है। जैसे कि अगर वनों को साफ़ करने के बाद उसे जलाते हैं तो उससे क्या होता है? पॉल्यूशन फैलता है, उससे सराउंडिंग में जो है वो पॉल्यूशन फैलता है, तो ये मतलब फैलता है, तो वो हमारे लिए हानिकारक है। और झूम की खेती जो है ज़्यादातर झारखंड में कुरवा और हिमाचल, मतलब झारखंड के कुरवा और हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। तो ये हमारा 1 और 2 नंबर जो है ये सही है, यानी डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तेल का जो सबसे पहले जो तेल का परिसंस्करण संयंत्र सबसे पहले स्थापित किया गया था, ये किया गया था असम में किया गया था। असम में डिगबोई नामक जगह था, वहीं पे तेल का सबसे पहले परिसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया था, जिसमें देश में लगभग 22 तेल परिसंस्करण कलाएँ हैं, जिसमें से वो प्रथम थी। ठीक है, और प्रथम है और जामनगर में रिफाइनरी भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। जामनगर जो है वहाँ पे भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित हुआ है? तो भारत में सर्वप्रथम यानी कि पहली बार सर्वप्रथम स्थापित किया गया वो कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? तो ये कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो कि सबसे पहले स्थापित किया गया था, जिसे जिम कार्बेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया था। जिम कार्बेट नेशनल पार्क 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है,
और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कहाँ है, तो ये कहाँ है, यूके यानी कि उत्तराखंड में। बांदीपुर कर्नाटक में है। पेरियार जो है केरल में है। और वेलवा है क्या बोलते हैं इसको, बांदीपुर हो गया, पेरियार हो गया, जिम कॉर्बेट जो हो गया ये उत्तराखंड में है और ये सबसे पहला नेशनल पार्क है। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, बी नंबर ऑप्शन हो गया। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है, काली मिट्टी का विस्तार जो है वो किस राज्य में है सबसे ज़्यादा, ये पूछा जा रहा है। तो काली मिट्टी का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो है मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है और गुजरात में है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी यानी कि इन सभी में से सभी है। तो ऑप्शन इनका जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है। और काली मिट्टी को ही रेगुन मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, रेगुन मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न में से किससे प्रदूषण होती है। तो ओजोन वर्षा जो है अम्लीय वर्षा जिसे बोला जाता है, जिसे इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। इसमें H2SO4 प्लस में HNO3 का H2SO4 प्लस में HNO3 का कम्बिनेशन होता है, जिसे अम्लीय वर्षा का। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि यानी कि ये जो है इमारतों का क्या है, इमारतों का कुष्ठ रोग है, इमारतों का इसे कुष्ठ रोग भी कहा जाता है, तो इसमें अम्लीय वर्षा में नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा डी होगा। ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है, तो राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या 4 है। ठीक है। 3 तो दिखेगा, 3 सामने दिखता है। ठीक है। और एक खजूर का भी पेड़ है और साथ ही साथ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक चक्र है और उसमें 3 दिखता है और एक चौथा जो है वो पीछे की तरफ होता है, वो नहीं दिखता है, लेकिन उसमें चिन्ह में 4 बाघ हैं। अगला क्वेश्चन जो 43 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, किस दिन कहा जा रहा है कि किस दिन संविधान से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। यानी कि पूछा जा रहा है कि संविधान के अंतिम दिन में संविधान सभा का जो अंतरिम संसद के रूप में था उसमें किसे आविर्भाव किया गया था। तो सबसे पहले बता दें कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया था। और ये संविधान सभा की रचना के लिए सबसे पहले एक कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव आया था, जो कि आया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव आया था। ठीक है। लेकिन उससे पहले ही एक क्रिप्स मिशन आया था 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही एक क्रिप्स मिशन आया था, जिसे कहा गया था, उस समय क्रिप्स मिशन आया था जिसमें अंग्रेज़ों के ही सारे बंदे उसमें सदस्य थे, सारे लोग उसमें अंग्रेज़ों के ही सदस्य थे। साथ ही साथ उसमें कहा गया था कि आप मुझे युद्ध लड़ने में मदद करो तो मैं आपको आज़ादी दे दूंगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि आप अपना संविधान बनाने की तैयारी करो, हम आपको आज़ादी दे देंगे। लेकिन वो मान्य नहीं हुआ। इसके बाद जो कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव आया, कैबिनेट मिशन की जो प्रथम बैठक जो हुई थी वो 1946 ईस्वी में 9 दिसंबर के दिन हुआ था। और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव आया और उसके थ्रू ये कहा गया था कि आप लोग संविधान को बनाने की तैयारी करें, हम आप लोगों को संविधान, आप लोगों का एक अपना संविधान बन जाएगा तो मैं आप लोगों को आज़ादी दे दूँगा। तो उस समय ये कहा गया था। उसके बाद जो संविधान बनकर तैयार हुआ था वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ये इसे लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी की इसमें एक अंतिम लागू किया गया था। और 24 जनवरी को एक बैठक हुई थी, अंतिम बैठक, संविधान सभा की एक अंतिम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी को। ठीक है। और अंतरिम सांसद जो लगा हुआ था वो 26 जनवरी 1950 से लेकर 12 मई 1952 तक चला था।
तो आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा गया। तो वित्त आयोग द्वारा कोई भी सिफारिश जब किया जाता है तो उसे किसके समक्ष रखा जाता है, तो वो राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है। अगर वित्त आयोग संसद में रखता है, संसद के द्वारा अगर पारित हो जाता है तो उसे सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति के पास रखा जाता है, ठीक है, और उसके बाद वहाँ से ये पारित होकर निकलता है। तो वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था, अनुच्छेद नंबर जो है आर्टिकल नंबर कितना है वो है हमारा 280 यानी कि 280, ठीक है, और 280 है। और इसका जो किसके समक्ष रखा जाता है, तो ये रखा जाता है भारत के राष्ट्रपति के समक्ष, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों के निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं किया गया था। तो कहा गया है कि भारत की जो संविधान बना था, संविधान का जो पहला पेज है वो है प्रस्तावना। उसमें ये कहा गया था कि भारतीय नागरिकों को पूजा करने की समानता नहीं दी जाती, क्योंकि पूजा करने के लिए समानता उपलब्ध नहीं कराना होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं तो सब अपने अपने धर्म के पूजा करेंगे। उसे समान पूजा करने के लिए पूजा की जो समानता होती है उस पे के बारे में नहीं कहा गया था। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। राजनीतिक न्याय के लिए कहा गया है, सामाजिक न्याय और विचार की स्वतंत्रता के लिए भी कहा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जो है समाजवाद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति दी गई थी। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना दिया गया उसमें जो शब्द का यूज किया गया है, समाजवाद शब्द का यूज किया गया है, वो किया गया है समाजवाद शब्द का जो यूज किया गया है प्रस्तावना में, उसमें अनुच्छेद नंबर जो है हमारा है वो आर्टिकल जो है हमारा कितना है, तो आर्टिकल जो है हमारा वो 14, 15 एंड 16 14, 15 एंड 16 जो है इसके साथ मिलकर इन सब आर्टिकलों को साथ में मिलाकर न्यायालय को सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित किया गया था। और भारत का जो निर्माण है वो समाजवादी ढांचा पर पहल करने के लिए किया गया था। और इसके साथ ही साथ जो 1955 ईस्वी में यूएन डेवर के द्वारा अध्यक्षता में आवारी की कांग्रेस के अधिवेशन में समाजवादी की ढांचा पर देश का निर्माण करने के लिए लक्ष्य रखा गया था। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया है। 47 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसके उत्तर देने के लिए कहा गया। तो संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार से नहीं है और इसे आर्टिकल नंबर 300A में भेजा गया है। संपत्ति का जो अधिकार है इसे आर्टिकल नंबर 300A में भेजा गया है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। राज्यसभा जो है एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, बिल्कुल, वो भी 14 दिनों के लिए, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संशोधन जो है उसमें धर्मनिरपेक्ष समाजवाद और अखंडता को जोड़ा गया है। अखंडता को जोड़ा गया है, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदनों में अगर विवाद होता है तो उसे अनुच्छेद 100 यानी आर्टिकल या अनुच्छेद 108 के तहत इसे राष्ट्रपति के संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 108 के तहत दोनों सदनों का जो विचार विमर्श का जो झगड़ा होता है एक तरह से उसे सुलझाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले बता दूं कि ये संपत्ति का अधिकार है, इसे मूलभूत अधिकार से हटा दिया गया है, ठीक है, और ये से आर्टिकल नंबर 300A में भेजा गया है, ठीक है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल है, बिल्कुल, राज्यसभा एक वित्तीय बिल है और इसे 14 दिनों तक रोका जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा वो सही है। ऑप्शन नंबर बी जो सही है, 1 और 3 जो है हमारा सही है।
48 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन के द्वारा राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता है। किस स्थिति में राष्ट्रपति का शासन किया जाता है? जब भारत में जब एक युद्ध की स्थिति बन जाए या बाहरी आक्रमण हो, ठीक है, और साथ ही साथ अगर गृह युद्ध की स्थिति बन जाए, उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है, ठीक है। और इसे लगाने के लिए राष्ट्रपति शासन को जब लगाया जाता है, उसके लिए अनुच्छेद जो है, आर्टिकल जो लगाया है आर्टिकल, वो 352 है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जा सकता है, ठीक है। और वित्तीय आपात का अगर करना होगा, वित्तीय आपात का करेगा तो 360 का, और राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख किया गया है वो 356 के तहत किया गया है, ठीक है। और 356 आर्टिकल 356 के अनुसार ही राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपातकाल या संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, इसके कारण इसमें क्या किया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये ऑप्शन जो हमारा होगा वो कौन सा होगा? राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के विचार नहीं चल रहा है। केंद्रीय मंडल की लिखित सलाह होती है? नहीं। संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा राष्ट्रपति, ये हमारा सी नंबर जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर हम कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? संशोधन संभव है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, किस राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। तो राष्ट्रपति का है जो इसमें कहा गया है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन है, संसदों में राज्य का प्रतिनिधित्व है, और 7वीं अनुसूची में कोई भी अनुसूची जो नहीं है, ये इसके लिए एकदम सही आंसर है, जो कि अनुसमर्थ कहा गया है। तो ये तीनों जो है अनुसमर्थ 1 2 3, ए नंबर ऑप्शन जो होगा हमारा ये होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि ध्यान आकर्षण, कॉलिंग अटेंशन, ध्यान आकर्षण यानी कि कॉलिंग अटेंशन के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सम्मानित यानी कि सीमित कर रखा है? किस क्षेत्र को सीमित कर रखा है? तो ये जैसे कि अल्पावधि चर्चा जो होता है, अल्पावधि चर्चा जो होता है, उसमें एक सीमित क्वेश्चन पूछने की आज़ादी दी गई है, ठीक है। और इसमें जो है कोई भी प्रश्न जो है अब विलंबनीय लोकसभा महत्व का होता है, जिसमें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि दी जाती है कम से कम। और प्रश्नकाल जो होता है, जिसे शून्यकाल कहते हैं, ये हमारा एक लंच के टाइम का होता है। और शून्यकाल में लोकसभा जो है 12 से 1 बजे तक और राज्यसभा जो है 11 से 12 बजे तक चलता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, कथन को सही और गलत करना है। तो भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक रूप से संघात्मक है। अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता की दशा है। तो अभी मैंने बताया है कि अभी मैंने बताया इसके बारे में, ठीक है। तो सॉरी, तो भारतीय संविधान में मूलतः संघात्मक स्वरूप है। तो हाँ, इसमें ये सही है, ये बिल्कुल है। लेकिन अनुच्छेद जो है संवैधानिक तंत्र विफलता की दशा का प्रावधान क्या है? तो ये 352 नहीं है, बल्कि ये 356 है। ये 300 कितना है? 56 है। तो आंसर नंबर ए सही है और ये गलत है। तो हमारा ए सही है परंतु आर गलत है। तो ये हमारा सी नंबर जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो अग्रदूत कहा जाता है मनमोहन सिंह को। क्यों कहा जाता है? मनमोहन सिंह को कहा जाता है। पीवी नरसिम्हा के समय, सॉरी, जब मनमोहन सिंह 1991 ईस्वी में, मनमोहन सिंह 1991 ईस्वी में भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं। भारत के वित्त मंत्री जो है मनमोहन सिंह रह चुके थे। उस समय भारत की वित्तीय यानी कि उसमें जो भारत की आर्थिक व्यवस्था थी बहुत ही लचीला थी, ठीक है। उस समय भारत में उदारीकरण की घोषणा भी कर दिया गया था और उसे आर्थिक सुधार के लिए मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया था, जो कि
उस समय वित्त मंत्री बनाया गया था और वो IMF के निर्देशक भी थे, साथ ही साथ वे RBI के गवर्नर पद पे भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन है, मनमोहन सिंह। उस समय जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री जो थे उस समय दादा भाई नौरोजी, PV नरसिम्हा राव थे, सॉरी PV नरसिम्हा राव जो थे उस समय प्रधानमंत्री थे। अगला नंबर क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री पर 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद है। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह में लगभग 50 साल की बिक्री होती है तो डेयरी की बिक्री की राशि क्या है। तो डेयरी की बिक्री की राशि जो है वो क्या है, तो पहले तो हम लोग का जो बिक्री है वो कितना है, 50 है, 50,000 है, और वो कितने पे है, 50,000 जो है वो 30% पे है, तो 30 पे निकाल लेते हैं हम लोग। तो 30 से ये गया तो ये हो गया 15, यानी कि ये 1500 हो गया है। डेयरी के उत्पाद की जो बिक्री है ये 1500 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। डेयरी उत्पाद की बिक्री की राशि ही निकालना था, तो ये 15,000 हो गया, सॉरी 15,000 निकल के आया, 15,000 हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के संरचना में संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल प्रशासक होते हैं। नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्निंग काउंसिल के तहत जो मुख्यमंत्री के जो सदस्य होते हैं वो सभी केंद्र शासित प्रदेशों या राज्यपाल के होते हैं। ऐसा कहा गया है कि होते हैं। और नीति आयोग में ना 4 पदेन मंत्री सदस्य होते हैं, जिसमें इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और इसकी स्थापना, सबसे पहले बता दें कि नीति आयोग का जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया है। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं। अभी जो है वो है नरेंद्र मोदी। इसके उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष है। और इसका जो CEO है, नीति आयोग के जो CEO है, नीति आयोग के CEO है वो कौन है, अमिताभ कांत है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो केवल एक ही कथन सही है, 7 नहीं होते बल्कि 4 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अब से 3 साल बाद, कहा जा रहा है कि अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। उसकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है, तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या होगी। कहा जा रहा है कि अब से 3 साल बाद, यानी कि मान लो कि अभी उसका आयु क्या होगा, X वर्ष होगा। अभी उसका आयु क्या होगा, अगर अभी उसका आयु X वर्ष है तो 3 साल बाद उससे क्या कहा जा रहा है, 3 साल बाद उसे 3 गुने से 4 वर्ष कम है, यानी कि 3x - 4 हो गया। तो यूजीन की जो आयु अगर मान लेते हैं X है तो पन्ने की आयु क्या हो जाएगी, पन्ने की आयु हो जाएगी 3x - 4। उसके बाद कहा जा रहा है कि यूजीन की आयु अगर हम लोग मान लेते हैं, यूजीन की आयु कितना माने X, तो कितने वर्ष की बात बोले, 3 गुने से 4 वर्ष कम है, तो 3 गुने से 4 वर्ष कम है, ये हो गया। तो यूजीन की जो आयु है 3 वर्ष पहले का अगर होता है, 3 वर्ष पहले क्या होता है इसका आयु, तो X - 3 होता है, X - 3 होता है ना, और इसका 3 वर्ष पहले क्या होता है, ये होता है 3x - 4 - 3, ये भी जो आएगा उसका -3 होता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि इन दोनों का योग का क्या है, योग क्या होगा, तो हमारा जो है 3 वर्ष पहले का निकालते हैं तो x - 3 ये आ गया, और उधर से 3x - 4 - 3 था, तो ये हो गया 3x - 7, और कितना था योग 54 था, तो ये कितना हो जाएगा 3x यानी कि 4x, और ये 7 और 3 10, उधर जाएगा तो माइनस में है इधर, तो उधर प्लस में जाएगा, तो ये हो जाएगा 64, और ये x बराबर क्या आ जाएगा 16, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 16 आएगा ना, 16 चुका 64। ठीक है, तो यूजीन की जो आयु है वो है 16, लेकिन 3 वर्ष पहले पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से 3 घटाओ तो ये 13 हो जाएगा। लेकिन पन्ना की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 3x - 7 है, तो x का वैल्यू हमें क्या निकल के आया है 16, तो 3 × 16 माइनस इतना, तो 48 - 7 यानी कि 41 वर्ष।
ए नंबर ऑप्शन जो होगा हमारा, ए नंबर ऑप्शन जो हमारा होगा वो हमारा सही होगा। ये रहा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। 41 वर्ष। भारत में बहु कंपनियों का प्रोत्साहन देना यानी बढ़ावा देना क्या है, किसके मेन बात कहा जाए तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से भारत में निजीकरण की व्यवस्था शुरू हो गई है, ठीक है। निजीकरण की व्यवस्था शुरू हो गई है और जहाँ तक ये बहुराष्ट्रीय कंपनी जो आती है वो विदेशी कंपनियाँ जितनी आ रही है वो निजीकरण का ही तो सबसे बड़ा रूप है। जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं, जितने भी सरकारी जो भी सामान है, जो भी प्रोडक्ट है, या जो भी जैसे रेल लाइन हो गए, ये सबको क्या कर दिया, निजीकरण कर दिया है। निजीकरण करने से भारत को नुकसान भी है तो कहीं फ़ायदा भी है, यानी कि दोनों चीज़ झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीयकरण में सबसे पहले किसका बढ़ावा दिया गया, तो ये निजीकरण का भी बढ़ावा दिया गया, वैश्वीकरण का तो दिया गया और उदारीकरण तो है ही, उदारीकरण की नीति तो है ही। तो इसमें से क्या है, सभी है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। निजीकरण जो होता है वो सार्वजनिक उपकरणों का प्रबंध एवं नियंत्रण निजी क्षेत्रों में, मतलब जो भी सामान है वो होगा अपना ही, वो होगा इंडिया का है, लेकिन उसमें जो भी बजट अपना लगाएगी अपन बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है वो अपना खर्च करेगी, तो वो निकालने के लिए तो क्या करेगी, सब्सिडी रेट, उसका जो रेट होगा वो बढ़ाएगी, उसका जो कमीशन होगा वो लेगी, तो वो सब जो है ये निजीकरण के रूप में आता है, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद भारतीय रुपये पूर्णतः परिवर्तनीय है। भारत के जो रुपया है वो परिवर्तनीय जो है, परिवर्तनीय है। कैसे, अगर है तो कैसे? भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में, स्वर्ण में भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। तो भुगतान शेष भारत के जो रुपया है वो परिवर्तनीय है, वो इन द केस है उसका भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में, चालू लेखा के संबंध में, यानी कि चालू खाता जो होता है वो आरबीआई के द्वारा चालू खाता जो जारी किया गया था वो किया गया था 19 अगस्त 1994 में, ठीक है, चालू खाता। इसी में रुपया जो है पूर्ण परिवर्तनीय होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। मिलान करना है किसका खोज किसने किया और तो विद्युत चुंबकीय आनुवंशिकता के सिद्धांत, जड़त्व के नियम और प्राकृतिक वर्णनाद। तो जड़त्व, सबसे पहले आप लोग देखिए जड़त्व का नियम आप लोग पढ़े होइएगा, न्यूटन, जो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ये है जड़त्व का नियम, यानी कि सी का जो है 4 नंबर थी। ये हमारा 2 ऑप्शन आ गया, ठीक है, ऑप्शन से भी चलेगा। उसके बाद कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय, फैराडे के लॉ पढ़े होइएगा आप लोग, विद्युत चुंबकीय, यानी कि ए का जो होगा 2 नंबर, तो ए का 2 नंबर, ए का 2 कौन है, बी है, यानी कि इसका आंसर अगर कहा जाए तो बी होगा। लेकिन अगला देख लीजिए कि आनुवंशिकता के सिद्धांत किसने दिया था, तो मेंडलीफ ने दिया था, और प्राकृतिक वर्णवाद का किसने दिया था, तो ये डार्विन ने किया था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगर हमें 4 क्वेश्चन दिए, 4 में से अगर 2 का भी आंसर पता है, सम्मिलित जो करना होता है, अगर 2 का भी आंसर पता होता है तो उसे हमें उसका आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग